फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड थी, 12 इयर्स तक मैंने फाइजर में काम किया था। ग्रेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज था कंपनीज को बिल्ड करने का, सब कुछ करने का। पर तब डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री। जब नई इंडस्ट्री थी मेरे को भी नहीं पता था, एंड आई वाज अ ट्रेनिंग मैनेजर एक कंपनी के अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा मेरा एक पैशन रहा है। तो जब मैं लोगों को खड़े होकर मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर रहा होता था, जब उनको कहता था 3 से लेकर 5 साल के अंदर आपकी इनकम कैन गो एनीवेयर बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख, लोगों को फेथ नहीं होता था क्योंकि तब तक कोई एग्जाम्पल नहीं था, राइट। और लोगों को फेथ होता होगा कि नहीं, मेरे को भी खुद फेथ नहीं था क्योंकि मेरी सैलरी उस टाइम पे 18,000 रुपया थी, राइट। बट मेरी हमेशा एक स्ट्रेंथ रही है, मैं जब भी कोई काम करता हूं उसके अंदर बहुत डीप मैं जाके उसको अंडरस्टैंड करता हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अमेरिका से एक बुक मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको लिखा था रैंडी केज ने। रैंडी केज इज वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द वर्ल्ड, राइट। आई डोंट नो वेदर ही इज स्टिल देयर। तो जब मैंने उसकी किताब मंगवाई तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट। उसको पढ़ते हुए सबसे पहला उसने लिखा हुआ था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सही कंपनी का कैसे चुनाव किया जाए। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसका जो फर्स्ट उसने जो चीज लिखी हुई थी कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैं काफी सरप्राइज्ड हुआ। मैंने कहा मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो मार्केटिंग प्लान से ज्यादा होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान कैसा है, कितनी पेमेंट आएगी, प्रोडक्ट्स कैसे हैं। सो ऐसे कंपनी का काम क्या है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना नेटवर्क बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, कंपनी ने कमीशन देनी है। दैट वाज अ टाइम। और आज के टाइम पे मैं हमेशा मेरे को उस चीज के ऊपर इतना फेथ हो चुका है कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट इज स्ट्रॉन्ग तभी जो लोग हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर्स उस कंपनी के ग्रो कर सकते हैं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, थॉट प्रोसेस इन द सेंस कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में नहीं सोचते, तो वो कंपनी ज्यादा देर तक कभी लास्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर आप 20 साल में देखोगे, वी हैव हैड ट्रेमेंडस ग्रोथ, राइट। कितने चैलेंजेस आए, उनके ऊपर से हम हमेशा निकले हैं। मैं अभी पीछे कहीं विजयवाड़ा गया हुआ था तो मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब हम 2011 में पहुंचे, राइट, इन द ईयर 2011 हमारा एनुअल टर्नओवर था 50 करोड़, राइट। और हमारा उस टाइम पे क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट जो 7 इयर्स का था वो 135% था, यानी कि एवरी ईयर द कंपनी वाज ग्रोइंग बाय 135%। तो वी हैड अ मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। 7 साल तक अगर आपने इतनी ग्रोथ कंसिस्टेंटली की हो, दैट मींस यू हैव गॉट अ मॉडल व्हिच इज सुपर स्मैशिंग। हमने उस टाइम पे सोचना शुरू किया कि 2020 के लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज वर्क ऑन अ 10 ईयर विजन, राइट। और मैनेजमेंट जो 10 ईयर विजन के साथ काम करती है वही है जो आपकी लाइफ को स्टेबल रख सकती है। बिकॉज कल को अगर कुछ हो जाए एंड मैनेजमेंट इज नॉट रेडी, योर फ्यूचर इज नॉट रेडी, बिकॉज द वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग, टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। आपने नोकिया का नाम सुना हुआ है, मोटरोला का नाम सुना हुआ है, ब्लैकबेरी का नाम सुना हुआ है। वेयर आर दोस कंपनीज नाउ, राइट। एप्पल का नाम सुना है? एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, मोर देन $1 ट्रिलियन उसकी वर्थ है। एप्पल हर साल एक नया फोन लॉन्च करती है सितंबर में। क्यों? दे आर नंबर 1। देयर इज नोबडी एज क्लोज टू देम। बिकॉज अगर एप्पल अपना हर साल नया मॉडल लॉन्च नहीं करे, यानी कि अपने फोन को अपग्रेड नहीं करेगी, तो होगा क्या, सैमसंग उसको खत्म कर देगा। अगर सैमसंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा हर साल, गैलेक्सी व्हाटएवर मॉडल दे लॉन्च, अगर सैमसंग लॉन्च नहीं करेगा तो Xiaomi से लेके Vivo से लेके बाकी कंपनीज उनको फिनिश कर देंगी। यानी कि आप अगर देखो, एप्पल या सैमसंग का जो फोन आज लॉन्च हुआ है, जो अगले साल लॉन्च होना है, उस मॉडल पे पहले से काम शुरू हो जाता है। Why? Because those companies are visionary companies.
सिमिलरली वेस्टीज ने जब 2011 में शुरू किया, 2020 का हमने देखा कि 2020 में इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी एज 35 से कम होगी, राइट? यानी कि इंडिया विल बी अ यंग नेशन। तो जब हमने देखा उसमें, तो हमने अपने बिजनेस को स्टडी किया। I still remember we carried out a research from an American research firm called Sinovate, जिन्होंने हमने उनको बुलाया। मैंने कहा कि अपना बच्चा तो हर एक को बहुत सुंदर लगता है, पर किसी को बाहर से बुलाओ ताकि वो बता सके कि हमारे अंदर क्या फॉल्ट है, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट रिव्यू, आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता तो आप आगे जा नहीं सकोगे। आप कंफर्ट लेवल के अंदर ही बहुत कंपनीज खत्म हो जाती हैं। सो हमने जब उनको रिव्यू करवाया तो एक चीज सामने आई कि उस टाइम पे हमारा बिजनेस सिर्फ डॉक्टर का बिजनेस हो गया। डॉक्टर का बिजनेस क्या कि हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स थे वो पेशेंट ढूंढते थे, राइट? किसी के पास जाते थे, आपको कोई बीमारी है, वो कहता था नहीं, क्या किसी काम का नहीं है, राइट? आप मानोगे नहीं, मेरे पास कई बार रात को फोन आता था 12 बजे कि सर ऐसा है कि मेरे पास एक पेशेंट है। जब मेरे को कहता था पेशेंट है, मैं कहता था हाँ डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आने शुरू हो गए तो वो भी डॉक्टर हो गए। आप मानोगे नहीं, एक्चुअली लोग मेरे से रिकमेंडेशन पूछते थे कि क्या क्या दवाई दें। और एक आदमी ने तो मेरे को फोन करके पूछा, ऐसा है सर कि इस आदमी को 15 साल से बहुत बीमारियां हैं और डॉक्टर ने इसको जीने के लिए 3 महीने दिए, आप बताओ कि मैं क्या लूं? राइट? ये कॉन्फिडेंस था हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर लोगों को कि सुपर प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, मैं नागपुर गया था, नागपुर में एक लड़का आया, ही सेड जी मेरे ब्रेन के अंदर क्लॉट था, इट यूज्ड टू कीप ऑन ट्रैवलिंग, डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करा लो, पर उसमें रिस्क फैक्टर बहुत था कि कहीं कुछ डैमेज हो गया तो शायद पैरालिसिस हो जाए या क्या प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नहीं पता। ही सेड मैंने मेरे को 6-7 साल से था उस लड़के को, ही सेड मैंने 4 महीने फ्लैक्स खाया और मेरा जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो चुका है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कटक में एक मीटिंग कर रहा था, एक लेडी, उनका नाम मेरे को अभी भी याद है, मंजू कुमारी। शी केम, शी सेड मेरी फैमिली में सारे के सारे डॉक्टर हैं, राइट? मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर है, मेरा ब्रदर डॉक्टर है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है, सब कुछ। She said I had a tumor, उन्होंने कहा ऑपरेशन कराओ, मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराना, मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स खाए और मेरा ट्यूमर ठीक हो गया। यू नो, वो टेस्टिमनीज आते थे उस टाइम पे ऐसे। तो जब हमने देखा कि 2020 में 70% लोगों की एज 30 साल से कम होगी या 35 से कम होगी, तो यंग नेशन के लोग अगर सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है या जिनको कोई बीमारियां हैं, वो तो तब हमारा बिजनेस नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि हम उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं होंगे। देखो, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के पास आगे ग्रो करने के लिए गट्स होने चाहिए, राइट? अगर कंपनी की मैनेजमेंट डर के बैठे, आपका फ्यूचर आगे हो ही नहीं सकता। We had a very successful business model and we started to change. हमारे प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सीरियस पैकेजिंग। अगर स्पायरोलिना है तो उसके ऊपर स्पायरोलिना की फोटो होती थी, नोनी के ऊपर नोनी फ्रूट की, फ्लैक्स सीड के ऊपर फ्लैक्स सीड ऑयल के ऊपर फ्लैक्स सीड बने होते थे। आप में से काफी लोगों को याद होगा कि हमने उस टाइम पे पैकेजिंग इंटायरली चेंज कर दी। जो पैकेजिंग लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लॉयल हैं उन प्रोडक्ट के साथ, हमने उनकी पैकेजिंग चेंज कर दी। वी ब्रॉट यंग बॉयज एंड गर्ल्स के फेसेस उनके ऊपर, अपने कैटलॉग्स चेंज किए, अपनी वेबसाइट चेंज की। और 2020 के अंदर, सिंस इंडिया वाज गोइंग टू बी अ यंग नेशन, तो हमने देखा कि इन जो यंगस्टर्स होते हैं वो टेक सेवी बहुत होते हैं। We were the first company in direct selling जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। We launched, revamped our Assure, we launched Truman, Skin Formula 9, Mistral of Milan, एग्रीकल्चर के ऊपर हमने बहुत फोकस किया, यूथ आइकॉन फोकस हमने किया, हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम्स किए, राइट? 2011 में जो हमारा टर्नओवर
50 करोड़ का था एनुअल। 2020 when we closed, we were 2200 crores. Can you imagine? अगर हमने 2011 में वो डिसीजन नहीं लिया होता, we would have never been able to have that kind of growth, right? मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का फ्यूचर जो वेस्टीज के अंदर सेफ है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इतना स्ट्रेंथ आपके फ्यूचर को कभी नहीं मिल सकती। I'll give you an example. लोग मेरे से इंस्पायर होते हैं, you know, I don't know why, because मेरे से ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाला आदमी कोई नहीं हो सकता, right? Even though I keep on smiling and I'm very, very cordial to people, but yes, running a such a mammoth organization बहुत स्ट्रेस फैक्टर होता है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर का, लास्ट 10 इयर्स का। 2011 में हमने अपनी ग्रोथ शुरू की, सब कुछ चेंज करके, न्यू थॉट, न्यू स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग न्यू। 2014 के अंदर आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया मेक इन इंडिया। याद है? मेक इन इंडिया में क्या हुआ? हमारी एंटायर एश्योर कैटेगरी मिलेट ग्रुप ऑफ जापान के, थाईलैंड के प्लांट से बन के आती थी और उसकी इंपोर्ट हो गई बंद। अब बिग कैटेगरी जो उस टाइम पे राउंड